साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा और भगवंत मान चर्चा में हैं और इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है पंजाब के कई आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी के संपर्क में हों और राघव चड्ढा उन्हें तोड़ करके ले आएं। इस तरह की कुछ हेडिंग्स चल रही हैं जिसमें आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, भगवंत मान का कहना है कि ये सब बीजेपी चलवा रही है, फेक है। और जितनी भी जगहों पर ये देखी जा रही हैं हेडिंग्स, उस जगह पर ये माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है, तभी इस तरह का धुआं उठ रहा है। अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इस समय पंजाब अचानक चर्चा में आ गया है, क्यों बीजेपी बेताब है पंजाब में सरकार बनाने को, पंजाब पॉलिटिक्स का इतिहास क्या रहा है उसकी चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों बंगाल के बाद बीजेपी का ज़्यादातर ध्यान पंजाब में लग जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से आप लोग हमारी किताब को प्रेम दे रहे हैं, हमने जो पिछले साल के करंट अफेयर की किताब तैयार करी थी, इसमें सारे फैक्ट और डेटा रखे गए थे जो आजकल कई विद्यार्थियों के काम आ रहे हैं, जो यूके पीसीएस या यूपी पीसीएस या राजस्थान पीसीएस, जितने भी पीसीएस एग्जाम में पेपर दे रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सबको लाभ मिल रहा है। इसलिए अगर आप भी लेना चाहें तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहां जाकर के आप भी इस किताब को मंगवा सकते हैं और आप भी एक झटके में सारे डेटा याद कर सकते हैं, वो भी सिंपल भाषा में। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो पंजाब पॉलिटिक्स में ऐसा क्यों है कि अचानक से चर्चाएं उड़ गई हैं और कुछ नई पार्टीज भी बन रही हैं, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी चर्चा में है। क्यों अमित शाह की नज़र पंजाब पर है, एक एक करके देखते हैं। पहले मैं आपको पंजाब की पॉलिटिक्स बताता हूं कि पंजाब की पॉलिटिक्स क्यों चर्चा में आई हुई है। देखिए, पंजाब है आपका बॉर्डर स्टेट, गौर से देखिएगा। इस समय राजस्थान बॉर्डर स्टेट है, बीजेपी की सरकार है। गुजरात बॉर्डर स्टेट है, बीजेपी की सरकार है। चलिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख में देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी है। उसके अलावा इधर अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा लगभग एनडीए के पास ही है, केवल मिजोरम को छोड़ दे तो बाकी सब जगह एनडीए या उसके घटक दलों का ही कोई ना कोई प्रभाव है। केवल वेस्ट बंगाल को छोड़ करके जो थोड़ा सा पोर्शन नॉर्थ ईस्ट में आता है, और बाकी मेन इधर है जो बॉर्डर स्टेट है, लेकिन बीजेपी के पास या एनडीए के पास नहीं है। इसके बाद देखो तो उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है, और अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ डीएमके की सरकार है, जो लगातार तमिल और हिंदी के विरोध में बात उठाती रहती है, सनातन के अगेंस्ट बात उठाती रहती है। और ऐसी संभावना है कि कल को ये लोग मिलकर के कोई ऐसी बात भी उठा सकते हैं जहाँ तमिलनाडु को अलग करने की मुहिम छेड़ दी जाए। और पिछले कुछ समय में हम देख चुके हैं, पिछले 40-50 साल में, कि कई बार तमिल एलम बनाने की घोषणा की गई है कि थोड़ा सा पार्ट श्रीलंका का और पूरा तमिलनाडु मिलकर के नया देश बन जाए। ऐसी भी बातें उठी हैं, यानी कि इसको भी अपने पास रखना जरूरी है बीजेपी के द्वारा। तो इस समय तमिलनाडु भी सेंसिटिव है। इधर आप देखोगे कर्नाटक में चुनाव होने हैं तो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो ही जाएगा। महाराष्ट्र इनके पास है ही, गोवा इनके पास है ही। केरल देखा जाए तो केरल भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बॉर्डर स्टेट है, लेकिन कोई बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं है। केरल में या कर्नाटक में देखें तो यहाँ पर कोई दूसरे देश के साथ बॉर्डर लग भी नहीं रहा है। हालांकि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी ऐसा ही है, ये इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात वहाँ है जहाँ बॉर्डर स्टेट और कोई दूसरा देश भी टच कर रहा है, जैसे इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश और इधर श्रीलंका का कुछ पार्ट समुद्र के रास्ते। तो अचानक ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि बीजेपी हाइपर हो गई है कि कैसे भी बॉर्डर स्टेट पर अपनी सरकार बनानी है। क्या किसी तरह का ऑपरेशन चलाना है इन्हें, जिसमें इन्हें हर तरह से पुलिस प्रशासन अपने कंट्रोल में रखना है, या इन्हें इस बात की शंका है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से कल को कुछ हो सकता है जिसमें हमें हमारे बॉर्डरिंग स्टेट की भी मदद लगेगी, या इनको इस बात का संदेह है कि जितने भी ये बॉर्डर स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हो गया, ये बाहर के लोगों से भी किसी न किसी तरह का सहायता ले रहा है। जैसे हमने लगातार देखा है, पंजाब में ड्रग्स की समस्या है, पंजाब में हथियार भी इलीगल तरीके से लाए जाते हैं। कई बार खालिस्तान मूवमेंट को जो आवाज़ मिलती है वो पंजाब से मिलती है। अरविंद केजरीवाल का नाम खालिस्तान मूवमेंट से कई बार जोड़ा गया है कि वो ऐसे लोगों की मीटिंग करता है जो खालिस्तानी हैं। कई आम आदमी पार्टी के विधायक ऐसे हैं जो खालिस्तान मूवमेंट की तरफ प्रेरित होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ हेडिंग्स आई हैं, सुर्खियाँ आई हैं। तो क्या ऐसा है कि पंजाब का कोई संपर्क पाकिस्तान से है, इसलिए बीजेपी बेताब है? वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इधर बंगाल में क्यों है ये तो हम सब जानते हैं कि बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द ये ऐसी सत्ता के हाथ आए जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर ताल से ताल मिलाए। अब पंजाब पर आते हैं।
अब आप समझ गए कि पंजाब के लिए बेचैन क्यों है। हालांकि हिमाचल भी बॉर्डरिंग स्टेट है, लेकिन ये अभी कांग्रेस के पास है। चुनाव होते ही शायद अगले साल या 2027 में 2027 में चुनाव है, ये आ जाएगा, बीजेपी के पास आ जाएगा। उत्तराखंड है ही बीजेपी के पास, ठीक है, और यूपी भी है, बिहार भी है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर पंजाब की पॉलिटिक्स की बात करें तो पंजाब में देखा जाए तो अंग्रेजों के काल में कांग्रेस बनी। कांग्रेस के बाद जो पार्टी बनी 1920 में, वो थी शिरोमणि अकाली दल। ये जो ग्रुप बना था ये इसलिए बना था क्योंकि इनका मुख्यतः उद्देश्य था गुरुद्वारों में जितने भी ये प्रबंधक हैं या महंत हैं, जो भ्रष्ट महंत थे, उनको हटा करके किसी सिख को ही वहाँ का महंत बनाया जाए या उन्हीं को इंचार्ज बनाया जाए। इस बात की एक मुहिम छेड़ी गई थी। इसके चलते शिरोमणि अकाली दल बना था। विद द टाइम इन्होंने आंदोलन चलाए। आंदोलन में देखा गया कि इन्हें सफलता मिलती चली गई और ब्रिटिशर्स ने एक नियम पारित कर दिया कि अब गुरुद्वारों में जितने भी प्रबंधक होंगे, जितने भी महंत होंगे, वो सब सिख होंगे। अब धीरे धीरे 1940 तक ये आ गया था नियम कायदे कानून, और हर गुरुद्वारे में देखने को भी मिला। लेकिन इसके बाद शिरोमणि अकाली दल का तो महत्व ही खत्म हो रहा था। वो तो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमने ग्रुप तो बना लिया, अपना एम भी अचीव कर लिया, अब हमें कोई क्यों पूछेगा। तो एक काम करते हैं, पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। फिर इन्होंने पॉलिटिक्स आगे बढ़ाई। किसी न किसी बहाने पंजाब के किसी न किसी मुद्दे को ये पॉलिटिक्स की लाइट में रखते थे और लगातार सिखों के नाम पर पॉलिटिक्स करते चले गए, ये बताते हुए कि सिखों के रखवाले तो हम ही हैं। ब्लू कलर की टर्बन पहनते हैं, कई जगह सैफरन भी देखने को मिल जाती है। ब्लू और सैफरन का एक तरीके से यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन है, लेकिन इनका मुख्यतः उद्देश्य था कि भाई सिखों को तो हम ही बचा के चल रहे हैं और हमारे संरक्षण में हैं। ठीक है साहब, आप उनके रखवाले हैं। विद द टाइम जब देश आज़ाद हो गया और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में छा गई, तो कांग्रेस पार्टी का भी एक उद्देश्य था कि पंजाब में हम अपनी सरकार बनाए। कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही थी लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। वहाँ शिरोमणि अकाली दल का प्रभाव था, बहुत ज़बरदस्त तरीके थे। लेकिन हमने देखा कि 1960 के दशक में पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति आती है, जहाँ पर खेती में बड़ी तेज़ी से बूम आता है। फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, या इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई, HYV सीड्स हो गए, इन सब का उपयोग करके खेती में बूम लाने का प्रयास किया गया और सभी को बताया गया कि आप इसका इस्तेमाल करें तो आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। किसानों ने इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ पंजाब में ज़्यादा हिट हुई, हरियाणा में भी हुई हालांकि, लेकिन यूपी बिहार में नहीं हो पाई, क्योंकि यूपी बिहार में खेतों के टुकड़े बहुत हो चुके थे। पंजाब में और हरियाणा में आज भी एक बाप के 4 बेटे हैं, तो वो खेतों का बंटवारा नहीं करते, सब मिलकर के उसी में काम करते हैं, तो फलस्वरूप उसकी पैदावार अच्छी होती है, जो यूपी बिहार में देखने को नहीं मिली थी। पंजाब में जब ये एग्रीकल्चर बूम आया तो जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर करने के लिए आपको कई सारे किसानों के सहायक चाहिए होंगे, छोटे छोटे और किसान चाहिए होंगे, मजदूर चाहिए होंगे, श्रमिक चाहिए होंगे। पंजाब के पास इतने थे नहीं, तो कांग्रेस की सरकार ने जानबूझ करके बिहार, यूपी के लोगों को पंजाब में बसाया कि भाई आप आइए, यहाँ पर खेती करिए, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, श्रमिक बन के आइए। और जैसे ही वो थोड़ा 2-4 साल रुक लिए यहाँ पे, तुरंत उनके वोटर ID कार्ड बनवा दिए और पंजाब में एक बड़ा सेक्शन ऐसा हो गया जो यूपी बिहार से आकर के बसा था और वोटर्स बन चुका था। जैसे बंगाल में बांग्लादेशी बसे हैं, बांग्लादेशी तो बाहर के, यूपी बिहार के तो अपने ही है। अब क्या हो गया, शिरोमणि अकाली दल का जो वोट बैंक है वो सिकुड़ गया और थोड़ा वोट बैंक कांग्रेस का भी तैयार हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि 1960 के बाद अब कांग्रेस भी पिक्चर में आ गई है अच्छे खासे तरीके से। अब आगे बढ़िए, जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन चला, एग्रीकल्चर से बहुत सारा पैसा आया, तो यहाँ के किसानों को लगा कि जब एग्रीकल्चर पैसा दे ही रहा है तो इंडस्ट्री की तरफ क्यों जाएं, पढ़ लिख करके क्या करेंगे। तो बड़े किसानों के बेटों ने पढ़ना लिखना चूज नहीं किया, उन्होंने कहा कि पढ़ लिख करके क्या करना है, इतना पैसा आ रहा है। और आजकल आप गानों में भी देख रहे हैं, पंजाब के कई गानों में जो किसान का बेटा है वो थार चलाता हुआ आ रहा है, बंदूक हाथ में लेकर के आ रहा है, बड़ा महंगे महंगे कपड़े पहना हुआ है। तो वह किसान के बेटे भी लखपति होने लगे और उन्होंने पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा कुछ महत्व नहीं दिया। अब जाहिर सी बात है कि इसमें जब उनको कोई काम नहीं करना, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, इंडस्ट्री नहीं लगानी, कहीं काम पे नहीं जाना, तो फ्री बैठे हैं। फ्री यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसी स्थिति में उन्हें आदत पड़ गई नशे की। फिर विद द टाइम नशा बढ़ते बढ़ते बढ़ते, चूँकि
पाकिस्तान के जस्ट सटा हुआ है। पंजाब में भी पहले इस तरह की थोड़ी बहुत खेती हो जाती थी, तो इनको अफीम, चरस, गांजा इन सब की आदत पड़ गई। पाकिस्तान को पता चला कि साहब यहाँ पर तो इस तरह की लोगों को लत पड़ती जा रही है, तो इस लत को और बढ़ाया जाए। तब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रीसेंट, क्रीसेंट जैसे चांद होता है उस तरह से गोल्डन क्रीसेंट, यानी कि यहाँ पर अफीम की खेती बहुत होती है। तो इलीगल तरीके से पाकिस्तान के रास्ते पंजाब में ड्रग्स पहुँचाया जाने लगा, और ड्रग्स पहुँचाने के तरीके इतने ज़्यादा एडवांस कर दिए गए विद द टाइम कि पाइपलाइंस के जरिए, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, खेतों के नीचे से अंदर ही अंदर सुरंग जा रही है, पाइपलाइन जा रही है, उसके माध्यम से ड्रग्स पहुंचाए जाने लगे। छोटी सी सुरंग खोद दी, इसमें एक बच्चा जा सके छोटा सा, उस बच्चे को पकड़ा दिया, वो वहां गया, दे करके वापस आ गया। ये पंजाब में ग्राउंड लेवल पर काम कर चुके अधिकारी लोगों ने बताया है। इस तरह से पहले ड्रग्स की शुरुआत हुई, फिर विद द टाइम और अलग अलग मॉडर्न तरीके आ गए। आजकल तो बताया जाता है ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स टपका दिया जाता है, वो ले लेते हैं। तो पंजाब में एक बड़ा सेक्शन ऐसा रहा जो ड्रग्स का आदी हो गया। अब जो पार्टी सत्ता में आना चाहती थी, चाहे वो अकाली दल था या कांग्रेस था या इनके एमएलए थे, ये युवाओं में जाकर के ये ऐलान कर देते थे कि आप टेंशन मत लो, आपके ड्रग्स की व्यवस्था हम कराते रहेंगे। तो उनको एक तरफा वोट पड़ जाता था। ठीक है जी, कोई पार्टी अगर ये कहे कि हम तुम्हारा ड्रग्स बंद करा देंगे और सब ड्रग्स बैन हो जाएगा, वो पार्टी 10 सीट नहीं ला पाएगी। ये हाल हो गया था पंजाब में। चलिए साहब, चलता रहा। अब कभी कांग्रेस आ रही है, कभी अकाली दल आ रहा है, कांग्रेस अकाली दल कांग्रेस, फिर अकाली दल के साथ बीजेपी ने भी गठबंधन कर लिया। अकाली दल ऐसा था जो गांव में बड़ा मजबूती बनाए हुए था, गांव में पकड़ थी अकाली दल की, शहर में भी हल्की हल्की थी, गांव में अच्छी पकड़ थी। बीजेपी जब आई तो बीजेपी की शहरों में थोड़ी बहुत पकड़ थी, गांव में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि गांव में जट सिख रहते थे। अच्छा, सिखिज्म में जातिवाद नहीं होता, लेकिन पता नहीं यहाँ किस तरह से कन्वर्जन किया गया, क्या माइंड वॉश किया गया कि यहाँ पर भी दलित सिख होने लगे। तो जो जट और दलित सिख थे, जो गांव में जनरली रहते थे, उनको बीजेपी अपील नहीं कर पाई, और शहरी लोगों के दम पर वो सत्ता में नहीं आ पाई। अकेले अकाली दल के साथ ही आई जब भी आई। लेकिन जब विद द टाइम बीत गया, 2017 आ गया, तो यहाँ के लोगों को लगा कि यार हमारे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, कर कुछ रहे नहीं हैं, पंजाब का विकास हो नहीं रहा, विकास के नाम पर या तो बड़े स्तर पर खेती करो या कनाडा चले जाओ। धीरे धीरे खाली दिमाग जो लोगों का है उसका उपयोग टेररिस्ट लोगों ने किया, उनको खालिस्तानी बना दिया कि खालिस्तान के नाम पर आंदोलन करो, कभी कहीं आंदोलन करो। तो जो बड़े बुजुर्ग थे जो ये सब देख रहे थे, और जो बाहर से गए हुए लोग थे, उन्होंने पाया कि भाई ये कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, वरना कांग्रेस अकाली दल और ये तो हमारे पूरे पंजाब को बर्बाद कर देंगे। तब उस चेंज को आगे लाने के लिए इनको लगा आम आदमी पार्टी कुछ कर सकती है। तो 2017 में आम आदमी पार्टी को भी इन्होंने अच्छे खासे वोट दिए, और देखिए सत्ता में नहीं आ पाई। कई लोगों का कहना था कि सत्ता में आ जाएगी, लेकिन आ नहीं पाई। 2017 में इनको 23% वोट मिले थे, सत्ता में आम आदमी पार्टी नहीं आ पाई। लेकिन लोगों ने कहा कि ठीक है, अगली बार देखेंगे। आम आदमी पार्टी भी अपनी व्यवस्था बनाती रही, और फाइनली 2022 में जब इलेक्शन हुआ तो आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिला और 92 सीट मिली, 92 सीट्स। टोटल सीट्स 117 है आई थिंक, हाँ 117 सीट्स हैं। तो आम आदमी पार्टी बम्पर मेजोरिटी के साथ सत्ता में आ गई। एनडीए, बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस सब पीछे छोड़ दिए गए। इससे पहले 2020 में ही अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन भी टूट चुका था, ये दोनों भी अलग हो चुके थे, और विद द टाइम फिर बीजेपी को भी लगा कि हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने अब धीरे धीरे गांव में, शहरों में पेनिट्रेट करना स्टार्ट किया, और लोगों को कन्विंस करना स्टार्ट किया कि भाई हमें भी वोट दीजिए, हम भी आपके मुद्दों को उठाएंगे, जिस भी तरह से बीजेपी ने किया हो। अब बीजेपी किस तरह से पेनिट्रेट कर रही थी, इसको एक उदाहरण से जानिए। 2022 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें बीजेपी को, 22 में यानी कि लास्ट इलेक्शन जो हुआ है असेंबली का, विधानसभा का, उसमें बीजेपी को 6% वोट मिला था, 6% केवल। और 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें पंजाब में बीजेपी को जो वोट मिला है वो करीब करीब 18% है, 18.5%।
तो 2 साल के अंदर अंदर बीजेपी के वोट बैंक में 3 गुना का फर्क आ गया। 2022 में 6%, 2024 में 18%। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि बीजेपी ने भी जमीनी स्तर पर जाकर के पेनिट्रेट करना स्टार्ट किया है, फिर चाहे वो आरएसएस के जरिए हो या अपने ही कार्यकर्ताओं के जरिए हो। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे सुनिए, 2027 में अगले साल पंजाब में चुनाव हैं। चुनावों में जैसा कि आप जानते हैं कि भरसक कोशिश की जाएगी बीजेपी के द्वारा कि हम सत्ता में आए। अब बीजेपी 6% से 18% तक आ गई है और सत्ता में आने के लिए कुछ नहीं करना, 18 से 35-38 के आसपास हो जाए सत्ता में आ जाएगी। या अगर मान लो 5-6% भी बढ़ जाती है, 25-26% भी हो जाती है, तब भी हो सकता है कि डिसाइडिंग फैक्टर बन जाए, अकाली दल के साथ बाद में सरकार बना ले मिलकर के, हो सकता है। तो बीजेपी को क्यों लगा, अच्छा मैं बीजेपी के इर्द गिर्द ही बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सारा कुछ वहीं हुआ है। ये जितने भी एमएलए एमपीज टूट के गए हैं या जो कुछ भी होना है ये बीजेपी ही करवा रही है, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो मान लो बीजेपी को अगर सत्ता में आना है तो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक, कांग्रेस का वोट बैंक, अकाली दल का वोट बैंक, ये 3 तो फिक्स वोट बैंक है। इसके अलावा कुछ वोट बैंक अपना तैयार करना होगा और इनके वोट बैंक में भी थोड़ा सा डिवीजन करना होगा, यानी कि इनके वोट बैंक में भी बंटवारा करवाना होगा। बंटवारा कब हो सकता है, मान लो चौथी कोई और पार्टी भी तैयार हो जाए जहां वोट बट जाएं। जैसे ओवैसी बिहार में जाते हैं तो वोट काट देते हैं मुसलमानों के, यूपी में जाते हैं मुसलमानों के वोट काट देते हैं, समाजवादी पार्टी को फ़ायदा नहीं हो पाता। और अभी बंगाल में भी किस तरह से ओवैसी और वो जो हुमायूं कबीर हैं वो किस तरह से ममता बनर्जी के वोट काट रहे हैं, वो हम सब देख रहे हैं, जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा फैक्टर तैयार कर दिया जाए जो वोट काट सके, चाहे थोड़े से ही काट दे, तब भी बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। जिस भी स्टेट में 3 या 4 पार्टीज होंगी उसमें बीजेपी को डेफिनेटली फ़ायदा होता है और बहुत तगड़ा फ़ायदा होता है। और इसीलिए अगर देखा जाए तो एक खबर सामने आती है कि नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी एक पार्टी बना ली है। 2 हफ्ते पहले की बात है, ये जो सिद्धू जी हैं उनकी जो वाइफ है उन्होंने पार्टी बनाई है। ये भी कांग्रेस में थी, कांग्रेस छोड़ करके अपनी नई पार्टी बना ली है जिसका इन्होंने नाम रखा है भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी। सिद्धू अभी भी कांग्रेस में है। अब एक चीज पर ध्यान दीजिए, कांग्रेस से टूटी हैं, पार्टी बनाई है राष्ट्रवादी और महिला हैं। मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का पूरा प्रयास कर रही है। मतलब अपनी तरफ भी ना करे तो महिलाओं को ऐसा वोट बैंक देख रही है, जिसके लिए वो किसी स्टेट में महिलाओं को पैसे देने का वादा कर देती है, कभी रिजर्वेशन देने का वादा कर देती है, कभी गैस सिलेंडर देकर के उनको अपनी तरफ करती है, कभी घर देकर के अपनी तरफ करती है। महिलाओं को ऐसा वोट बैंक बनाने का प्रयास पिछले 10-12 साल से किया जा रहा है और अभी रिजर्वेशन बिल ला करके तो उसको चरम सीमा पर पहुंचा दिया गया। बंगाल में भी महिला वोट बैंक एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, आप देख लीजिएगा। तो बीजेपी को यह भी पता है कि पंजाब में भी महिलाएं हैं जिनका एक वोट बैंक है। हो सकता है वो महिलाएं भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अकाली दल को वोट न दे रही हो। जब महिलाएं अकाली दल को वोट ज़्यादा देती नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके घर में जो पुरुष हैं जो नशे कर रहे हैं, इसके पीछे कभी ना कभी अकाली दल ने भी सपोर्ट किया है, ऐसा मानना है। तो उनका जो महिलाएं हैं उनका अकाली दल से भी भरोसा उठ गया है, कांग्रेस से भी उठ गया है और अब आम आदमी पार्टी से भी उठ गया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था हर महिला को हर महीने इतने रुपए देंगे, शायद 3,000 या 8,000, और 4 साल से ज़्यादा होगा, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया है। तो इन महिलाओं को आकर्षित करने के लिए हो सकता है ये पार्टी बनाई गई हो सकता है वो महिलाएं बीजेपी को वोट ना देना चाहती हूं, तो उनके लिए नया विकल्प है। और क्या पता बीजेपी के कहने पे बनाई गई हो, क्या पता, केवल संभावना जाहिर कर रहा हूं। अगर ये सफल हो जाती हैं महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में, तो एक बड़ा वोट बैंक सबसे घट जाएगा। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के दम पे भी नहीं जीत सकती, तो ना ये जीत पाएंगी, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना अकाली दल। एक बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है, ये संभावना मैं आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए हो सकता है कि इनको या इन्होंने ये पार्टी बनाई हो। बात समझ रहे हैं आप किस तरह से बिसात बिछाई जा रही है। अब एक चीज पर गौर और फरमाइए। अभी अभी खबर आती है 2 दिन पहले
कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में चले गए हैं। आज राज्यसभा के चेयरमैन ने उनको अनुमति दे दी है कि हाँ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन कर दिए गए हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो 7 लोग गए हैं, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, मित्तल और ये जितने भी लोग हैं, स्वाति मालीवाल, ये कुछ ज़्यादा खास काम के नहीं है, इंक्लूडिंग राघव चड्ढा। राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी में ये काम था कि खजांची था, पैसे की देखरेख करता था, कहाँ से आया, कितना गया, कैसे मैनेज करना है, सीए था ना ये। तो बीजेपी में तो ऐसे तमाम लोग हैं, उनकी जरूरत नहीं है सच। बीजेपी को इन 7 में से सबसे ज़्यादा काम का आदमी कौन लग रहा है? वो है संदीप पाठक। आईआईटी के प्रोफेसर थे, भारत में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, विदेश में जाकर के पीएचडी करी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आई थिंक, फिर भारत में आकर के आईआईटी प्रोफेसर बन गए हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी में आ गए थे और आम आदमी पार्टी में ग्राउंड स्तर पर काम किया है, जमीनी स्तर पर एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। इन्हें यह तक पता है कि किसी एक क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में कितने % वोट कहाँ से आएंगे, कितने % कहाँ से आएंगे। मतलब एक तरह से आम आदमी पार्टी के अमित शाह थे ही। उसको तोड़ा है बीजेपी ने, तोड़ा है, खुदा है, वटेवर। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 2 मुख्य लोग, एक खजांची राघव चड्ढा और दूसरा ब्रेन जो गोटियां सेट करता था कहां पे कैसे क्या करना है, दोनों ले लिए। अब सोचो आम आदमी पार्टी का अमित शाह अगर बीजेपी के पास आ गया है तो बीजेपी इसका कितना अच्छा इस्तेमाल करेगी। आप हेमंत बिस्व शर्मा को देख लो, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी उनको कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, इस आदमी के पास एक डेटा है। जब आम आदमी पार्टी पंजाब में इलेक्शन लड़ना चाह रही थी तो इस आदमी ने कहा कि एक काम करते हैं, पंजाब के लोगों से पूछते हैं कि पंजाब के लोग किसे सीएम बनाना चाहते हैं। तो इसने पंजाब के लोगों से कहा कि ये नंबर है, मतलब केजरीवाल ने कहा कि ये नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर दो कि आप किसे अपना सीएम बनाना चाहते हो। तो लोगों को क्या है, सबने मैसेज कर दिया। उसमें ज़्यादातर नाम जो देखने को मिला भगवंत मान का था, चलो साहब बना दिया। अब था नहीं था, ये तो आम आदमी पार्टी वाले जाने, खबर तो यही आई थी। अब एक चीज पर ध्यान दीजिए, लोगों ने मैसेज किया तो सोचो कितने लाख करोड़ मैसेज इनके पास गए होंगे। इसका मतलब कितने करोड़ लोगों का नंबर इनके पास पहुंच गया, कितने करोड़ लोगों की चॉइस इनके पास पहुंच गई। हो सकता है किसी ने नाम किसी और पार्टी की कर दिया हो सजेस्ट, सबके सब ये थोड़ी बोलेंगे कि हाँ हम आम आदमी पार्टी का भगवंत मान चाहते हैं। किसी ने बोला होगा कि हम बीजेपी का चाहते हैं, किसी ने बोला होगा कांग्रेस का चाहते हैं, किसी ने बोला होगा अकाली दल का चाहते हैं। तो इनको यह भी पता चल गया कि किस क्षेत्र में रहने वाला कौन सा व्यक्ति इस समय क्या सोच रहा है। इस लेवल का डेटा है जिसको ये किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं या उसी हिसाब से चुनाव की रणनीति बना सकते हैं। भाई जब मुझे पता चल जाए कि इस क्षेत्र में रहने वाले 10 लोगों में से 5 लोग ऐसे सोचते हैं, 3 लोग ऐसे सोचते हैं, 2 लोग ऐसे सोचते हैं, तो अब मैं अगर उन लोगों से बातचीत करने जाऊंगा तो अगर जो 3 और 2 जिनको मुझे अपने पक्ष में करना है तो मैं उन्हीं की जैसी बातें करूंगा, 5 तो मेरे पक्ष में ही है। तो मेरे लिए आसान हो जाएगा सबको सम्मोहित करना। तो इस इंसान के पास सबका डेटा है कि पंजाब के गली मोहल्ले में किस जगह पर कौन से लोग किसे वोट देना चाहते हैं, महिलाएं किसे देना चाहती हैं, पुरुष किसे देना चाहते हैं, गांव देहात शहर किसको देना चाहते हैं। मे भी इस डेटा के आधार पर ही 2 हफ्ते पहले ही इन्होंने अपनी पार्टी बना ली हो। भाई संदीप पाठक बीजेपी में भी 2 दिन पहले आए, संपर्क में तो कम से कम 6 महीने से होंगे, बीजेपी को कुछ मदद भी पहुंचाई होगी, यह वादा किया वो मदद पहुंचाने का। तो सोचिए आज बीजेपी के पास एक ऐसा चाणक्य है जो पंजाब स्पेशलिस्ट है। बीजेपी के पास एक नई पार्टी का विकल्प भी है जो नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ ने बनाई है। बीजेपी के पास खुद के 18% वोट हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सरकार बनाने के कितने नजदीक है आप खुद देख लीजिए। अब जो ये र्यूमर्स चल रहे हैं कि इतने विधायक संपर्क में है, उतने विधायक संपर्क में है, इनसे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। आज आप आम आदमी पार्टी को तोड़ भी लोगे, अपनी सत्ता बना लोगे तो जनता में गलत संदेश चला जाएगा कि यार बीजेपी तो तोड़ फोड़ करती है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राघव चड्ढा को पंजाब का सीएम बनाएंगे। पंजाब का सीएम हमेशा सिख बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे कितना भी पॉपुलर नेता हो किसी दूसरे स्टेट का। इतना ही होता तो केजरीवाल खुद ना बन जाता। तो ये तो बिल्कुल पूरी तरह से बेबुनियाद चीज है। और कोई ये कह रहा है कि राघव चड्ढा को दिल्ली का सीएम बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इससे दिल्ली के जितने कार्यकर्ता हैं बीजेपी का, सबका उत्साह टूट जाएगा, पहला। दूसरा, राघव चड्ढा कोई एसेट नहीं है जिसको बीजेपी ने लिया होगा, ये आदमी कैसे भी आ जाए ना। वो खुद अपनी जान बचाना चाहता था इसलिए आया है।
आप खुद गौर कीजिए, जब केजरीवाल जेल गए थे तो राघव चड्ढा देश छोड़ के भाग गए थे। तो कुछ तो पीछे की कहानी है जो राघव चड्ढा को मजबूर करती है बीजेपी में आने के लिए। इसलिए राघव चड्ढा कोई बहुत बड़े बीजेपी में तोप बन के साबित होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल संदीप पाठक का उपयोग अच्छे से किया जाएगा। अब आप समझ रहे हैं पंजाब की पॉलिटिक्स। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। और ये याद रखिएगा कि जो भी अपडेट आएगी अगले वीडियो मिलेंगे। याद ये रखिएगा कि लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन किया है। आज ही करंट अफेयर की बुक अपने पास मंगाएं और फ़ायदा ना हो तो बोलना। मिलते हैं, नमस्कार।